नमस्कार। आज की तारीख है 8 जनवरी 2026 और हमारे पास कई दिलचस्प खबरें हैं। हाँ, और ये खबरें काफी अलग-अलग क्षेत्रों से हैं, है ना? शुरुआत करते हैं प्रकाशन की दुनिया से। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग मिजाज की किताबें लॉन्च हुई। पहली है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। डॉक्टर मनीषा वी रमेश की किताब। हाँ, इसे केरल में माता अमृतानंदमयी के जन्मदिन पर रिलीज किया गया। संदेश साफ है, एकता और करुणा। और उसी दिन दिल्ली में एक और किताब लॉन्च हुई, खुद बातें मोदी, लाल किला की फसील से। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2025 तक के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का उर्दू अनुवाद। जी। तो यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ पूरी तरह आध्यात्मिक और मानवीय एकता की बात करने वाली किताब, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक शख्सियत के ऐतिहासिक भाषणों का संकलन। एक ही दिन में ये दो लॉन्च। ये आज के पब्लिक डिस्कोर्स के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये समाज के दो अलग अलग ध्रुवों को दिखाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ध्रुवीकरण की तरह भी देखा जा सकता है कि लोगों की दिलचस्पी या तो आध्यात्म में है या फिर राजनीति में। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये दिखाता है कि भारतीय समाज में विचारों का बाजार कितना विविध है। यहाँ एक ही समय में आध्यात्मिक गुरुओं के विचारों के लिए भी जगह है और देश के राजनीतिक नेतृत्व के विजन के लिए भी। और खास तौर पर प्रधानमंत्री के भाषणों का उर्दू में आना। बिल्कुल, ये अपने आप में एक संदेश है कि राजनीतिक संवाद को एक खास भाषाई दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये सिर्फ दो किताबों का लॉन्च नहीं है, बल्कि दो अलग अलग विचारों को अपने अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का एक सोचा समझा प्रयास है। एकदम। और ये दिखाता है कि भारत में संवाद की कई परतें एक साथ सक्रिय हैं। चलिए, तो विचारों की दुनिया से अब जरा जमीनी एक्शन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ हमारी पहली बड़ी कहानी यानी आत्मनिर्भरता वो साफ दिखती है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता तो है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है युद्ध के मैदान को पूरी तरह बदलने की तैयारी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, हाँ। पहले क्या होता था, सीमा पर तैनात एक टुकड़ी को दुश्मन की कोई हरकत दिखती थी, हाँ। तो वो वायरलेस पर अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताते थे। फिर वो जानकारी हेडक्वार्टर जाती होगी। हाँ, और फिर उस पर एक्शन का आदेश आता था। इस पूरी प्रक्रिया में कीमती मिनट यहाँ तक कि घंटे भी लग सकते थे। और अब क्या बदलने वाला है? अब लक्ष्य ये है कि एक ड्रोन जो तस्वीर देख रहा है, एक सैटेलाइट जो सिग्नल पकड़ रहा है और जमीन पर मौजूद सैनिक के हेलमेट पर लगा कैमरा, मतलब सारा डेटा रियल टाइम में एक ही नेटवर्क पर उपलब्ध हो। हाँ। ताकि टैंक कमांडर से लेकर आर्टिलरी यूनिट तक हर कोई एक ही तस्वीर देख सके और सेकंडों में फैसले ले सके। ये तो लड़ाई के तरीके को ही बदल देगा। बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं, ये सोच का अपग्रेड है। और ये 2024-25 के ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का अगला एक लॉजिकल कदम है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा कदम है सूर्यास्त्र सिस्टम। भारतीय सेना ने इस मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर के लिए करीब 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसकी क्या खासियत है? इसकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहला, ये मल्टी कैलिबर है। मल्टी कैलिबर मतलब एक ही लॉन्चर से आप अलग अलग आकार और रेंज के कई तरह के रॉकेट और मिसाइलें दाग सकते हैं। ओह, तो इससे सेना को जबरदस्त लचीलापन मिलता होगा। जबरदस्त। आपको हर टारगेट के लिए अलग अलग सिस्टम तैनात करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक बताई गई है। 300 किलोमीटर? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार बनाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट में NIB लिमिटेड के साथ साथ इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स का भी नाम है, तो फिर ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया कैसे हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आत्मनिर्भरता की राह में ऐसे मॉडल अक्सर देखने को मिलते हैं। इसे आप को डेवलपमेंट या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा कुछ? बिल्कुल। इसमें होता यह है कि भारत की कंपनी निर्माण और इंटीग्रेशन का काम करती है, लेकिन कुछ अहम टेक्नोलॉजी जैसे कि गाइडेंस सिस्टम वो किसी विदेशी पार्टनर से ली जाती है, जिसके पास उस क्षेत्र में महारत हासिल हो। सही। लक्ष्य ये होता है कि शुरुआती कुछ सिस्टम साथ में बनाए जाएं और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर ली जाए। ये 100% मेड इन इंडिया के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव है। समझ गया। मतलब आत्मनिर्भरता एक स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं होती, ये एक सफर है। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।
नई दिल्ली में दुनिया की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। ये क्यों जरूरी है? जय, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम सब हर रोज शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। ये डेटा उन मशीनों से आता है जो हवा में प्रदूषण के कणों को मापती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मशीनें सही माप रही हैं? उनकी सटीकता की गारंटी कौन देगा? अच्छा, तो ये लैब यही काम करेगी? जी, अब तक इन मशीनों के कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए हमें अमेरिका या यूरोप की लैब पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें विदेशी मुद्रा भी खर्च होती होगी और समय भी लगता होगा। बिल्कुल। अब यह प्रयोगशाला देश में ही ये सुनिश्चित करेगी कि वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले सभी उपकरण एक समान और सटीक मानक पर काम करें। यह वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का एक शानदार उदाहरण है। और वैज्ञानिक इनोवेशन का एक और कमाल का उदाहरण तेलंगाना से आया है। हैदराबाद में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर सुविधा शुरू हुई है। हाँ, जहाँ रेनबो ट्राउट जैसी ठंडे पानी की मछली पालने की कोशिश हो रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हैदराबाद जैसे गर्म शहर में ठंडे पानी की मछली, ये कैसे संभव हो रहा है? ये RAS यानी रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम नाम की तकनीक से संभव हो रहा है। ये क्या होता है? ये एक तरह का क्लोज्ड लूप सिस्टम है। इसमें पानी को बार बार फिल्टर और रिसाइकिल किया जाता है। उसके तापमान और ऑक्सीजन के स्तर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है। अरे वाह! इससे पानी की खपत 90% तक कम हो जाती है और आप किसी भी जगह, किसी भी जलवायु में किसी भी तरह की मछली पाल सकते हैं। तो रक्षा में सूर्यास्त्र से लेकर पर्यावरण में अपनी लैब और कृषि में RAS तकनीक तक आत्मनिर्भरता की कहानी हर क्षेत्र में मजबूत हो रही है। जी हाँ, और इसी बीच प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हमें क्या बचा कर रखना है। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ ईस्टर्न इंपीरियल ईगल देखा गया है। IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में है। ऐसे दुर्लभ जीव का दिखना बताता है कि उस रिजर्व का इकोसिस्टम कितना स्वस्थ है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में हमें प्रकृति को भी सहेजना है। बिल्कुल। और आज 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे भी है, जो हमें 1851 के लियोन फोकॉल्ट के उस पेंडुलम प्रयोग की याद दिलाता है, जिसने पहली बार साबित किया कि पृथ्वी घूमती है। एक तरह से ये भी वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की ही निशानी है, अपने दम पर ब्रह्मांड के सच को समझने की क्षमता। बहुत सुंदर कनेक्शन है ये। अब यहाँ से कहानी हमारी दूसरी बड़ी थीम की ओर एक दिलचस्प मोड़ लेती है, शासन प्रशासन में टेक्नोलॉजी का बढ़ता दखल। टेक इन गवर्नेंस। हाँ, जयपुर में एक क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई। AI पर तो बहुत बात होती है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में क्या खास था? खास ये था कि यहाँ चर्चा AI बनाने पर नहीं, बल्कि AI को इस्तेमाल करने पर थी। अच्छा, जैसे कि सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए AI का उपयोग कैसे करें। इससे जुड़े नैतिक सवाल क्या हैं? क्या AI से रोजगार घटेंगे या नए अवसर पैदा होंगे? मतलब अब बातें हवाई नहीं रही, जमीनी हकीकत पर फोकस बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जमीनी हकीकत की बात करें तो हरियाणा से 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात सुधर कर 923 हो गया है, जो 1 साल पहले 910 था। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव है। 1 साल में 13 अंकों का सुधार दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास हो रहे हैं। रिपोर्ट में PCPNDT कानून के कड़े पालन का जिक्र है। 1 मिनट, ये कानून क्या है? शायद कुछ लोगों को ना पता हो। यह वो कानून है जो जन्म से पहले भ्रूण के लिंग की जांच करने पर रोक लगाता है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। तो इस कानून को सख्ती से लागू करने और सामाजिक जागरूकता का ये मिला जुला असर है। जी, हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि अलग अलग जिलों में अभी भी असमानता है, जिसका मतलब है कि लड़ाई अभी लंबी है। और हरियाणा से ही दूसरी खबर है कि हांसी को राज्य का 23वां जिला बना दिया गया है, हिसार से अलग करके। हाँ, ये एक प्रशासनिक कदम लगता है, लेकिन इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर शासन की पहुंच पर पड़ता है। जब एक जिला छोटा होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SP जैसे अधिकारियों के लिए उस पर ध्यान देना आसान होता है। और लोगों को अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, यह शासन को डिसेंट्रलाइज करने और उसे लोगों के करीब लाने का एक तरीका है। तो एक तरफ AI जैसी हाईटेक पॉलिसी पर बात हो रही है और दूसरी तरफ हांसी जैसे छोटे प्रशासनिक सुधार। लेकिन इन सब में टेक्नोलॉजी एक कॉमन धागे की तरह मौजूद है। हाँ, जैसे दिल्ली में PWD ने अब सड़कों के साइन बोर्ड पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये तो बहुत छोटा सा कदम लगता है, पर क्या ये वाकई प्रभावी है? यह पारदर्शिता की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम है।
अब कोई भी नागरिक अपने फोन से QR कोड स्कैन करके ये पता लगा सकता है कि वो साइन बोर्ड कब लगा, किसने बनाया, किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। और इससे जवाबदेही भी तय होगी। बिल्कुल, भविष्य में इसे सीधे PWD की शिकायत सिस्टम से भी जोड़ा जा सकता है। अगर साइन बोर्ड टूटा है तो आप वहीं स्कैन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसी तरह पारंपरिक ज्ञान को भी टेक्नोलॉजी और वैश्विक मानकों से जोड़ा जा रहा है। चेन्नई में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन हुआ। सिद्ध, जो भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसमें जो नया हुआ वो बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपने रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जिसे ICD-11 कहते हैं, उसमें सिद्ध रोगों से जुड़े कोड को शामिल कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब सिद्ध चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर एक औपचारिक पहचान मिल गई है। इससे इसके रिसर्च, इंश्योरेंस कवरेज और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का रास्ता खुलता है। तो आज हमने जो भी देखा, चाहे वो सेना का डेटा नेटवर्क हो, जयपुर की AI कॉन्फ्रेंस हो, दिल्ली के QR कोड हो या हरियाणा का लिंगानुपात का डेटा हो, हर जगह टेक्नोलॉजी और डेटा शासन को बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? Where was India's first government hospital-based AI clinic established? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।